सुनो सुनो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर r इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस k। मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला दिया था कि अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर r, इसको r कैप से दिखाया था। ठीक है, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो तो r कैप से दिखाते हैं। ठीक है, आज कंपोनेंट भी सीखेंगे हम लोग। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट जिसको नहीं आता है समझो कि फिर वो ये बी डी नहीं सीखेगा, ये बी डी नहीं सीखा तो फोर्स डायग्राम नहीं बना पाएगा, फोर्स डायग्राम नहीं बना पाया तो उसका बहुत सारा 6-7 चैप्टर गया काम से। फिर जहाँ जहाँ फोर्स आएगा, फोर्स कहाँ नहीं आता पता ही होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्लूइड फोर्स, आना ही आना है। ठीक है, सो आर वेक्टर इक्वल्स टू आर कैप इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या सिखाया था, वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग आर वेक्टर के अलोंग, तो आर कैप इक्वल्स टू क्या हुआ, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या सिखाया था आपको, आर वेक्टर क्या है, 2i माइनस 3j माइनस के। आर का मॉड क्या हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसका ध्यान रखिएगा, ये कैसे लिखा हुआ है, तो 2i प्लस माइनस 3j प्लस माइनस 1k ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया 2i माइनस 3j माइनस k अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1। अब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 बाई रूट 14i माइनस 3 बाई रूट 14j प्लस माइनस 1 बाई रूट 14k। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो ऑटोमेटिकली 1 आएगा, आना ही आना है। ठीक है, और इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाला जाता है, इस तरह से मॉड निकाला जाता है, जो कि मैंने आपको सब बता चुका हूँ, आपके नोटबुक में सब है। ठीक है, इवन वीडियो में भी है, इसका वीडियो अपलोड नहीं किए वो अलग बात है, बट जो भी है आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नोट्स, सबसे अच्छा नोट से पढ़ना, i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो एक वेक्टर दिया क्या, r इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 3k। इसके देखो एक्चुअली क्या होता है ना, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों निकालें, आखिर क्यों निकालें, क्वेश्चन ये है। हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन इसी के अलोंग हो और मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए, फिर जितना चाहे उतना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, और आपको पता है कि वैसा वेक्टर सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर ही देता है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर सॉल्यूशन देख क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू 5 इंटू आर कैप। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू आर कैप। तो आर कैप है क्या, 5 इंटू आर कैप हो गया आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आर, देखो समझो मेरी बात को, ये आर कैप क्या हुआ, डायरेक्शन इसी का दिया और मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, 1। जब 1 मैग्नीट्यूड से 5 मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई करो, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीट्यूड भी 5 मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। बस यही तो चाहिए था हमको। तो ये आपको बार बार सिखाया नहीं जाएगा, आपको लिमिटेड टूल से सिखाया जाता है, कोई भी टीचर लिमिटेड टूल से सिखाएगा, समझ रहे हो। तुमको अप्लाई करना खुद से सीखना है बाबू, समझ रहे हो। अब बाइक जब सीखोगे, अगर जो लोग नहीं सीखोगे उसको नहीं पता होगा, जो लोग सीख गया होगा, क्लच, गियर और ब्रेक और एक्सेलरेटर, यही ना 4 चीज़ होता है जी, क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सेलरेटर। ये चारों चीज़, चारों का ना, इसी चारों से ना बहुत अच्छा गाड़ी चलाया जा सकता है यूज करके। ठीक है, एक से स्टाइल में चला जा सकता है। आर वेक्टर क्या हो गया, i माइनस 2j प्लस 3k। गर्ल्स में कौन कौन बाइक चलाना जानती हो, तुम सीखी थी ना जी, स्कूटी सीखी थी तुम जी,
अरे हम जब स्कूटी लिए थे तो हमको भैया समझाए थे, क्या क्यों लिए तुम स्कूटी, तुमको ज़रूरत क्या है। हाँ, आपके पापा हमको समझाए थे क्या जरूरत है, क्यों लिया स्कूटी बताओ। हम बोले क्यों लेंगे। हम चुप हो गए, हम कुछ बोल भी नहीं किए उनको। तो तुम क्या ही स्कूटी सीखोगी। आ गया ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 13 1 14, 5 रूट 14 आई माइनस 10 रूट 14 जे प्लस के। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा और डायरेक्शन आर के अलोंग होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट। देखिए वेक्टर आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस के। 3i प्लस 4j माइनस के जब दिया है वेक्टर में, तो इसमें आपको एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ आपको एंगल निकालना है। तो मैंने सिखाया था एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस क्या सिखाया था, अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाई मॉड ऑफ आर, यही सिखाया था ना जी। कितना आसान है, आपको लिखा हुआ है नोट्स में, एक एक बात लिखा हुआ है। और मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 9 4 4 जा 16, 25 1 26। सो द आंसर इज कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3, मॉड ऑफ आर 26 आ गया। कितना आसान है। हाँ मतलब ठीक है, तो बीटा इक्वल्स टू क्या ही रह गया उसमें, कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 26, गामा इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स -1 बाई रूट 26। क्या रह गया इसमें, इजी है। इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर। अल्फा बीटा गामा जो एंगल निकला वो डायरेक्शन ऑफ आर है। रहिए ठीक है, तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सब कुछ पता है आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नया चीज मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वही चीज है। एक्स एक्सिस और क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब है तो इसे मान लीजिए कोई वेक्टर आर है, कोई वेक्टर क्या है आर, ठीक है। और आर वेक्टर होगा तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ये, तो क्या हो गया, मान लीजिए पॉइंट क्या है बताइए, पी एक्स वाई, ठीक है। एंगल कितना बना लिया थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस के साथ भी बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली वाई एक्सिस बनाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर इफ दिस इज थीटा दिस इज 90 माइनस थीटा। उसके बाद ये जो आपका लेंथ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, जो भी कहिए, ये कितना है बताइए, वाई, हाँ है ना, वाई है ना। और ये क्या बताइए, एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आइएगा तो आर इक्वल टू क्या कहते हैं आप, एक्स आई प्लस वाई जे। मॉड ऑफ आर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही चीज़ है, बस आपको हम अलग से दिखा रहे हैं बना के, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा बताइए, डायरेक्शन ऑफ आर कहेगा तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया। डायरेक्शन ऑफ आर कहेगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ आर किसी वेक्टर का डायरेक्शन उसके एंगल से पता चलता है। तो एंगल
मेड बाई वेक्टर आर विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बताइए? तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। अब देखो थीटा तो तुम जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, जो पहले जो सीखे उससे भी निकाल सकते हो। कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या सीखे थे? एक्स बाई मॉड ऑफ आर निकाल सकते हो। लेकिन जनरली टू डायमेंशनल प्लेन में जब ये वेक्टर आता है तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा का जनरली यूज होता है, और tan थीटा भी उसी से आएगा देखा जाए तो। tan थीटा निकालोगे तो क्या जाएगा बताओ? tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? y बाई एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स। अब ये y है क्या? तो पोजीशन वेक्टर या कोई भी वेक्टर हो उसका y कंपोनेंट है। x है क्या? पोजीशन वेक्टर या वेक्टर का x कंपोनेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ठीक है, नोट कीजिए। क्या x क्या है? x कंपोनेंट है। बोलो, अरे पूछो ना जल्दी यार, आगे बढ़ेंगे, बोलो। हाँ मैग्नीट्यूड है। एंगल से तुमको मैग्नीट्यूड निकाला, तुमको एंगल से क्या दिक्कत है यार उसमें? एंगल तो देखो यहाँ घूमो ना, इसमें एंगल जानना है तो यहाँ घूमो, मैग्नीट्यूड जानना है तो यहाँ घूमो। लिखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा। पहला बात तो ये कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होगा? इसका सिंपल यूज ये होता है फिजिक्स में कि अगर कोई वेक्टर, चलो इस पे एग्जांपल में फोर्स लेते हैं क्योंकि फोर्स आसानी से सबको समझ में आएगा। आप किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सपोज एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम लोग एक ये प्लेन ले लिया, ठीक है, प्लेन लिया, यहाँ पर एक सेल फोन रख दिया हम लोग ऐसा। इसको ब्लॉक समझिए। क्या समझिएगा? ब्लॉक समझिए इसको, ठीक है। इस ब्लॉक को अलग अलग तरीके से हम लोग प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं। ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये एकदम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये हम फोर्स लगाए तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाए, लेकिन हम ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते हैं। देखो हम ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते हैं, देखो। लेकिन जब हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इंक्लाइंड है। मेरा फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। ये पार्टिकुलर एंगल बना के रखा है। किसी एंगल बना के रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से। जब ऐसे फोर्स ये 30 न्यूटन या 40 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल बना के लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टली भी होगा और उसका इम्पैक्ट वर्टिकली भी होगा, तब तो ये उठा हुआ है। अगर वर्टिकली इसका इम्पैक्ट नहीं है तो नीचे रहेगा ये। आ रही बात समझ में आ रही बात? तो ये जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है उसका जब रिजॉल्व कर देंगे तो इस फोर्स को इसके अलोंग भी रिजॉल्व करेंगे और इसके अलोंग भी रिजॉल्व करेंगे। आया समझ में? इसके अलोंग भी रिजॉल्व करेंगे और इसके अलोंग भी रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, तो लिखिए resolving of any vector along
resolving of any vector along a particular direction उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। it gives the effect of any vector. It gives the effect of any vector along a particular direction along a particular direction। along a particular direction। जैसे कि आप मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आराम से अच्छे से सीखिए, अच्छे से सीखिए। मान लिया आर कोई वेक्टर है, ये आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। चलिए एफ लेते हैं समझने के लिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एफ लिया, एफ कोई फोर्स है, इंक्लाइंड डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, ना ही कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली लगा रहा है, ना ही कंप्लीटली वर्टिकली लगा रहा है। ऐसा इसको कम से कम 10-12 एग्जाम्पल अभी हम लोग फटाफट देखेंगे। एक बार बस कॉन्सेप्ट पहले सीख जाइए, ठीक है। कल भी एक जगह पढ़ाया था, वो सारा चीज जितना बताया था वो सेम चीज यहाँ बताऊंगा। ये एफ फोर्स है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक भी आवाज नहीं कीजिएगा। एफ, ठीक है, फोर्स है ऐसा, ये एफ फोर्स है। इसका अगर कोई लेंथ आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? इसका लेंथ क्या बताइएगा? सिखाए थे ना, किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस एफ वेक्टर का जो मॉड होगा वही इसका लेंथ होगा। क्लियर है? तो ये बात तो हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको चाहिए क्या? कोई बंदा यहाँ जो ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको एक एफ फोर्स के साथ हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसके साथ एक पार्टिकुलर एंगल बनाने पर एफ फोर्स के साथ उसको खींचना चाह रहा है। तो एफ फोर्स के साथ जब खींचना चाह रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका क्या इफेक्ट होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों को पता लगाना है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों को पता लगाना है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है और बॉडी में चोट लगता है, तो बॉडी में चोट एक जगह लगता है, लेकिन उसका पेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज़ बांध लिए, भारी सामान हम उठा रहे हैं और सीढ़ी पर दौड़ के चढ़ रहे हैं, आप फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका पेन यहाँ भी हो सकता है, उसका पेन यहाँ भी हो सकता है, उसका पेन यहाँ भी हो सकता है। तो वो जैसे कि आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो ना, लेकिन इसका इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ अगर ये एफ लग रहा है तो क्या इस डायरेक्शन में एफ ही फोर्स लगेगा? नहीं, इसका इफेक्ट, इसका एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड एफ इस डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इफेक्ट एफ नहीं रह जाएगा। मान के चलो कि ये 30 न्यूटन है। कितना है? 30। अगर 30 न्यूटन से कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब 30 न्यूटन से खींच रहा है। आप देखे होंगे, अब तो खैर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए रेलवे स्टेशन पर। पहले लकड़ी का रहता था और लोग ऐसे उठाते थे, ऐसे रखा रहता था, ऐसे उठाते थे और 2 ही चक्का लगा रहता था, इधर स्टैंड लगा रहता था, उठाए और उठा के लेके चलते थे।
ठीक है, तो वो क्या था, फोर्स ऐसे नहीं लगाते थे, ऐसे नहीं लगाते, फोर्स ऐसे करके लगाते थे, अब ऐसे करके जाते थे। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टली ना कि वर्टिकली। इसका इफेक्ट वर्टिकली भी है तब तो उठा हुआ है, तब तो, और दूसरा आपका इसका फोर्स हॉरिजॉन्टली तब तो आगे जा रहा है। सो जब ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टली भी है, इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसका इफेक्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। अब बात यह है कि इसका हम लोग इफेक्ट निकालेंगे कैसे, कैसे इसका इफेक्ट निकालेंगे। देखो समझो ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए ज्योमेट्री की बात हो रही है, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए कि O है, ये पॉइंट P है, ये M है, ठीक है। जिस तरह से इस वेक्टर का लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, आड़ी भाषा में क्या बताया, जिस तरह से इसका लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है, तो इसका जस्ट जो हम लोग एक कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये जो वेक्टर दिख रहा है इसका शैडो का लेंथ, उसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्शन। तो इसका जो प्रोजेक्शन या शैडो का जो लेंथ होगा एक्स एक्सिस पर, आगे बात समझ में, एक्स एक्सिस पर जो शैडो का लेंथ होगा, शैडो का लेंथ हम नॉर्मल समझाने के लिए बोल रहे हैं, उसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। प्रोजेक्शन मिलेगा कैसे? आप टॉर्च लीजिए, टॉर्च लेके ऐसे आप यहाँ रखिए, एकदम इसके पॉइंट के जस्ट ऊपर, इसका शैडो इतना ही बनेगा। अब रख के देखिएगा, आप जब इधर टॉर्च लगाइएगा, इसका शैडो इतना ही बनेगा, और इसका जो शैडो का लेंथ आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगा, वही लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या हो गया? OM। अब समझिएगा ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ F along एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ? OM निकालोगे कैसे? OM कैसे निकालोगे? इन ट्रायंगल OPM cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, OM बाई OP। OM इक्वल्स टू क्या हो गया? OP cos थीटा। OP क्या हो गया? F। क्या हो गया? F cos थीटा। हाँ, F cos थीटा। तो OM इक्वल्स टू क्या हो गया? मॉड ऑफ F cos थीटा, मॉड ऑफ F cos थीटा। आई बात समझ में? मॉड ऑफ F cos थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ F अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। ये कंपोनेंट स्केलर दे रहा है। क्या दे रहा है? स्केलर। तो इसी को हम लोग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक हुआ ना, तो इसी को हम लोग कभी कभी एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट, और चलिए एक्स कंपोनेंट ऑफ F, हाँ F, तो क्या हो गया आपका? F cos थीटा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें वेक्टर कंपोनेंट का, क्या बात करें? वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ F along एक्स एक्सिस, तब क्या लिखोगे? और इसको हम लोग Fx से डिनोट करते हैं। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ F along एक्स एक्सिस, तब क्या लिखोगे? वेक्टर कंपोनेंट, ये तो जस्ट स्केलर नंबर था ना। वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग। अरे भैया, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन से यूनिट वेक्टर है? आई। वेरी गुड, आई लगा दो उसमें। आई का मैग्नीट्यूड कैसे भी बन है, तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी ही फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर तुम्हारा आ गया Fx I, F cos थीटा I, हो गया वेक्टर कंपोनेंट। ये स्केलर कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट था बट स्केलर कंपोनेंट था। ये क्या हो गया? वेक्टर कंपोनेंट। सिमिलरली आप इसको क्या कर सकते हो? y के लॉन्ग, सारी चीजों को किसके लॉन्ग निकाल सकते हो? तो Fy क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट ऑफ F क्या हो जाएगा?
एफ, ठीक है। ये थीटा, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, हाँ या ना। अरे ये थीटा, तो ये कितना हो गया, तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाइएगा तो इसका प्रोजेक्शन जो लिए वो तो यहीं तक जाएगा, क्या हो जाएगा ओ एन, क्या हो जाएगा। जब इस ट्रायंगल में ओ एन निकालिएगा तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एन बाई ओ पी इन ट्रायंगल ओ एन पी, किसमें ओ एन पी। एकदम पेशेंस से पढ़ना, यही टॉपिक करते करते क्लास आज हो जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एन पी cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ओ एन बाई ओ पी। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, अरे बाकी सबको नहीं पता है क्या, ओपी क्या हो गया एफ, तो ओ एन इक्वल्स टू क्या हो गया एफ साइन थीटा। तो कई लोग, बच्चा लोग ऐसा याद कर लेता है, सर एक्स कंपोनेंट कॉस, अदर कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट साइन। अरे साइन थोड़ी ही होता है, वो तो कॉस ही होता है, लेकिन वो ना इस एंगल ये इसके हिसाब से 90 माइनस थीटा लिखे तो अभी हम आएंगे उस पर, रुक जाओ, उस पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो भाई क्या हो गया एफ साइन थीटा, क्या हो गया एफ साइन थीटा। लेकिन थीटा बनाया किसके साथ, अरे बउआ, हाँ थीटा किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। थीटा वाई के साथ नहीं बनाया है, थीटा अगर वाई के साथ बनाता तो क्या होता मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, अब वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एफ एलोंग वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एफ बाई जे। तो क्या हो गया तुम्हारा एफ कॉस थीटा जे, एफ साइन थीटा जे। आ गया, आया ना जी। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, आपको सिखाया गया आर इक्वल्स टू क्या सिखाया गया था, अरे बोलो, ये एक्स क्या था पता है तुमको, आर एक्स, आर बाई आर जेड, या आर एक्स इक्वल्स टू एक्स, आर बाई इक्वल्स टू वाई, आर जेड इक्वल्स टू क्या था जेड। इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ आर एलोंग एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ आर एलोंग एक्सिस। ये आर का कंपोनेंट हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली आपके पास दो चीजें पता है, क्या पता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, पता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा कि एफ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में बताइए तो क्या बताइएगा, बताइए, एफ वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में बोलेगा तो क्या बनाइएगा, अरे आर एक्स आर बाई आर जेड पता था तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया था, आर एक्स आई आर बाई जे आर जेड के। जब आपको एफ एक्स पता है, एफ बाई पता है, टू डायमेंशनल प्लेन में बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स आई एफ बाई जे, एफ एक्स आई क्या हो गया कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे, ये हो गया एफ, समझे। अब इस तरह से रिजोल्यूशन हम लोग सीखते हैं, ब्रेक करना सीखते हैं, और ब्रेक करने के बाद अब क्या देखिए, अब मान लीजिए अलग अलग डायग्राम में बताता हूं। मान लो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, नाउ दिस इज द फोर्स या कुछ भी, और ये मान लीजिए
कि आपका अल्फा है, ठीक है, ये क्या है, अल्फा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है तो क्या बताइएगा, और एक्स कंपोनेंट क्या है। अब देखो पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे लगता है बसियत लिखने के लिए कर रहे हैं, सोच रहा है लिखें कि ना लिखें। एफ बाई एफ एक्स बताना है, ठीक है, एफ बाई एफ एक्स बताना है, फिजिक्स को बढ़िया बनाना है। हाँ रुक जाइए, अब वो बताएगी, बोलती नहीं है, बताओ एफ बाई क्या होगा, गलत सही बोलना स्टार्ट करो। आप कितना भी ताकतवर हो, आपका ताकत ना दिखे तो लोग आपको कमजोर ही समझेगा और उसी के साथ बिहेव करेगा। लर्न करना स्टार्ट करो, अब बहुत गुड़िया बन के रह गई। बताओ एफ बाई क्या होगा, एफ बाई सिंबल समझ रहे हो ना, एफ का कंपोनेंट वाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो तुम बताओ जी। एफ एफ अल्फा, बैठ जाओ, तुम बताओ जी। हाँ एफ का हुआ अल्फा, बोल तो नहीं ताकत से नहीं, बोलो एफ कॉस अल्फा। तुम भी एकादशी की हो क्या, एकादशी की हो क्या, तो क्या लगी मरियाल हो। सुनिए एफ बाई क्या हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है भाई, रट्टा नहीं मारना है कि एंगल साइन आपका ये जो आपका एक्स हुआ तो कॉस, वाई हुआ तो साइन, आप गलती हो सकता है उससे, जिधर आपका एंगल बना उधर कॉस हो जाएगा, ये अल्फा है। अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए पलट गया ना चीज पूरा। उसके अब वहां थीटा बनाए थे एक्स के साथ तो उसके हिसाब से काम किए, अब यहां बनाया अल्फा। अच्छा साइन अल्फा भी इसलिए आ रहा है, ये भी कॉस ही है बुआ, लेकिन 90 माइनस अल्फा है, उसके कारण आ जा रहा है, ना कि वो साइन ही होता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट केस, मान लो कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ऐसा कोई लाइन लिया, ठीक है, और एक और ऐसा लाइन लिया, लाइन एल लाइन एम, लाइन एल लाइन एम, और कोई एक वेक्टर ले लिए, फोर्स ले लिए, जो समझ लो कोई दिक्कत, इससे बनाया अल्फा, इससे बनाया बीटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ही नहीं। अगर आपसे कोई बोल दे कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग लाइन एल, सेम बात ऐसा फिर से कह दे, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग लाइन एम, बताया जाए क्या होगा। कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग लाइन एल, कंपोनेंट ऑफ एफ, देखो बउआ ये सीख जाओ, बहुत काम का चीज है। अभी तुरंत आपका उस 16 चैप्टर से अलग अलग डायग्राम लाके हम आपसे बनवाएंगे, 12th क्लास का चैप्टर से भी अभी वीडियो बनवाएंगे आपके सामने, कंपोनेंट निकालना सिखाएंगे, तो अभी इसको सीख जाओ। एफ का लाइन एल के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, या लाइन एल के अलोंग निकालना है, या लाइन एल पर निकालना है, बात एक ही हुआ। तो एफ एल के साथ कितना बना रहा है एंगल, अरे बोलिए, हाँ तो क्या हो गया एफ, और एफ जो है लाइन एम के साथ कितना एंगल बनाया, तो क्या हो जाएगा, बीटा ही बोला ना, बेटा मत बोलना, अरे बाप बने नहीं हो तुम लोग, ठीक है। चलो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। गिवन है, जब भी न्यूमेरिकल्स बनाना हो फिजिक्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन डेटा। अब बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कितना परसेंट आया था, परसेंट कितना आया था,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले उसको नोट डाउन कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एफ का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, एफ बाई कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन। क्या निकालना है वो भी लिखिए, थीटा निकालना है और क्या निकालना है एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या हो जाएगा इस डायग्राम के हिसाब से, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और फिर एफ भी निकालना है हमको वेक्टर फॉर्म में। सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास देखो जो निकालना होता है ना, उसके हिसाब से जो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है उसके हिसाब से हम लोग कदम बढ़ाते हैं। दिया क्या है उससे मतलब नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आपको मूवी देखने जाना है, तो क्या कीजिएगा आप हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से जाइएगा? अरे मूवी देखना ऑब्जेक्टिव है ना जी, हाँ टोटो से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा निकालना है, एफ एक्स निकालना है, एफ निकालना है। कई लोग को देखते हैं मूवी देखने जाना हो ना, तो ऐसे जगह जैसे लगता है ट्रिप पर जा रहा है। अरे मूवी देखने जाना ऑब्जेक्टिव है तो उतना तैयार होने की क्या जरूरत है, मूवी देखना है, ठीक है ना। हाँ समझ गए सक्षम, समझ गए कहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो तुम बहुत अच्छे से। ऐसे उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसको एक्सप्लेन कर रहे हो उस पर क्वेश्चन एक दो पूछा हुआ जेई में। एक बंदर बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा हुआ, एक रस्सी है, बंदर जो है चढ़ते जा रहा है, तो उस पर क्वेश्चन है जेई मेंस में। चलो खैर इस पर आते हैं, पहले सुनिए ध्यान से सुनिए। हमको ये चाहिए ना तीनों, लेकिन एफ बाई दिया हुआ है ना, तो एफ बाई इसमें क्या हो जाएगा डायग्राम में, एफ बाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अभी जस्ट बताया, एफ बाई कितना दिया हुआ है 50, एफ कितना दिया हुआ है, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया 50/1/2। क्या बात है ये, एक बच्चा इसको साइन को काटने का हिम्मत किया था, थीटा कितना आ गया, अरे थीटा कितना आ गया क्या था भाई, और रुक जाओ, थीटा आ गया, एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 30 डिग्री। क्या होता है, एफ कितना है 100, एफ है 100, कॉस 30 का वैल्यू 50√3 न्यूटन। कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्या सिखाया, एफ एक्स आई प्लस एफ बाई जे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स कितना आया 50√3, 50√3 आई प्लस एफ बाई क्या है 50 जे। दिस इज द फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, दिस इज द फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, समझे। देखिए इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नहीं मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। यहाँ 30 और इस तरह का डायग्राम भरा पड़ा है आगे का 6 चैप्टर 7 चैप्टर में। ये 30 ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये पूरा 90 ये कितना हो गया, कितना आसान था यार। W का, ये W जो वेट फोर्स है, वेट फोर्स है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग W cos 60, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग W cos 30। देखो दो चीज है, इसको cos 30 भी लिख सकते हो,
W sin 60 भी लिख सकते हो, सीधी बात, नो बकवास। आ रही बात समझ में? ठीक है चलो 30 तुम मत लिखो यार, मजाक नहीं यार, मतलब ऐसे कोई बच्चा देख रहा है ना इस क्वेश्चन को, लग रहा है पर कितना बड़ा, लग रहा है कि राक्षस आ गया हो। लो खाओ, अब ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। W sin 60 तो W रूट 3/2 क्या होगा, W cos 60 W/2। आए बात समझ में? तो ऐसे अब इस तरह से निकाल लो, नहीं तो तुम cos ये 30 रख के निकाल लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ये वाला कंपोनेंट इधर आ गया, ये वाला कंपोनेंट इधर आ गया। थैंक यू।